बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कराची में तीसरी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात से फ़रार की राह में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सहूलत कार का किरदार अदा किया है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट मौजूद है जो मकामी हुकूमतों के क़याम से हमेशा खौफ ज़दा रहा है, और ये खौफ अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों को लाहक होता है। ये मुख्तलिफ बहानों से इन बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करते हैं। कभी ये सिक्योरिटी के नाम पर राह फरार इख्तियार करते हैं, कभी ये सैलाब के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी ये हल्का बंदियों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी ये मर्दमशुमारी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी ये कानून साजी के अंदर मसाइल दरपेश होने को जवाज़ बनाते हैं, और कभी ये जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा का बहाना तलाश करते हैं। ये हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए ये इस बात को यकीनी बना सकें कि किसी भी सूरत में इख्तियारात को, वसाइल को निचली सतह तक मुंतकिल होने से रोका जाए। ये तमाम हुकूमतों की कहानी है। ये चाहे तहरीक इंसाफ हो या ये सिंध की पीपल्स पार्टी हो, ये पंजाब की कहानी है, ये बलूचिस्तान की कहानी है। हर सूबे के अंदर बुनियादी तौर पर एक माइंडसेट एग्जिस्ट करता है। ये 18वीं तरमीम के तहत विफाक से इख्तियारात हासिल करना चाहते हैं, ये विफाक से वसाइल लेना चाहते हैं, मगर इन वसाइल को ये MPAs, ये MNAs इन वसाइल को गली की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतकिल नहीं करना चाहते। सियासत की, जमहूरियत की बुनियाद बल्दियाती निज़ाम को समझा जाता है। बल्दियाती निज़ाम एक बुनियादी यूनिट है जो इस पूरी जमहूरियत की इमारत को खड़ा करता है। यहाँ से लीडरशिप पनपती है। और हमें पाकिस्तान के अंदर क्या बताया जाता है, जब ये हुकूमतों में नहीं होते, जब ये आइडियलिज्म के ख्वाब हमें दिखाते हैं, तो ये हमें क्या कहते हैं? ये हमें कहते हैं कि कराची का मेयर लंदन की तरह बाइख्तियार होना चाहिए, लाहौर का मेयर न्यूयॉर्क की तरह बाइख्तियार होना चाहिए। ये हमें तेहरान के मेयर की मिसालें देते हैं। ये हमें इस्तांबुल के मॉडल को आइडलाइज करवाते हैं। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, फिर ये कानूनी मुँहशुगाफियों में छुप जाते हैं, फिर इनसे कानून नहीं बनता। ये बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं देते, ये बेइख्तियार इदारे बनाने के आदी हैं। ये इन मुकामी हुकूमतों को अगर ये इलेक्शन करवाते भी हैं तो ये अपनी मर्जी से नहीं करवाते, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं करवाते। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डंडा ना उठाए, ये हल्का बंदी नहीं करते, ये मर्दमशुमारी की तरफ नहीं जाते, ये कानून साजी की तरफ नहीं बढ़ते। और जब ये कानून साजी की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इख्तियारात पर लड़ाई होती है, वसाइल के ऊपर लड़ाई होती है, और कराची में ये सब कुछ होता रहा है। अब ये इस मर्तबा जब तीसरी मर्तबा बल्दियाती इंतखाबात को होना था, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसके मसाइल एक तरफ और पूरे पाकिस्तान के मसाइल दूसरी तरफ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इतने मसाइल कराची के अंदर मौजूद हैं। मगर यहाँ पर हमने ये देखा कि सिक्योरिटी को वजूहात बनाया गया इस मर्तबा कि पुलिस दस्तयाब नहीं है। और पुलिस कहाँ है? पुलिस सिंध हुकूमत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद है। सिंध हुकूमत के मुताबिक और विफाक के अंदर चूँकि उनकी मुश्तरका हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि रेंजर्स अवेलेबल नहीं है, फ़ौज अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी को बुनियादी जमहूरियत का हक देने की बजाय पुलिस दस्तयाब है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, पुलिस दस्तयाब है इमरान खान साहब को सबक सिखाने के लिए। सिंध पुलिस हर उस मामले के लिए दस्तयाब है जिसका ताल्लुक सियासी मुखालिफिन को जेर करने से ताल्लुक़ रखता है। अब कितने एहलकार चाहिए जी इलेक्शन के लिए?
تو 16,000 سے زائد کچھ اہلکار، چند سو اہلکار درکار ہے، اور یہ کمی فوج بھی پوری نہیں کر سکتی، یہ رینجرز بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اور یہ ڈرامہ کوئی پہلا ڈرامہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کو پہلے تو ایک انجینئرڈ طریقے کے ساتھ حلقوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ استعفے قبول کیے گئے، اور پھر جب دیکھا کہ عمران خان کی پاپولر ویو آ رہی ہے اور جیتنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو پھر رائے فرار اختیار کیا گیا، سیلاب کو بہانہ بنا لیا، اب یہ سیکیورٹی کو بہانہ بنا لیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ایک آپشن تھی، ایک اچھا کارڈ تھا، اگر تحریک انصاف یہ آفر کرتی کہ جناب آپ پنجاب پولیس کو استعمال کر لیں، پنجاب پولیس سندھ میں جا کے بلدیاتی انتخابات کو سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے، نیت بلدیاتی انتخابات نہیں ہے، نیت یہاں پہ کچھ اور ہے، اور اس نیت کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ انتخابات کو ملتوی کر رہا ہے، اور 15 دن کے بعد وہ دوبارہ غور و خوض کرے گا کہ کب انتخابات کروائے جائیں، کب حالات نارمل ہوں۔ سندھ حکومت تو 3 مہینے کا ٹائم مانگ رہی ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو 7 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، اور اس مہلت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی قوانین کے حوالے سے قانون سازی کرے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ قانون سازی نہ کی گئی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ریفرنس کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک طرف ایک صوبے کے اندر قانون موجود ہے، الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے، ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر، جواز بنا کر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ووٹر کی سیکیورٹی کے نام پہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم الیکشن نہیں کرواتے، جبکہ دوسری جانب وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ بھائی قانون سازی کرو۔ اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو ہونے کے بعد کیا انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کیپیبل ہے؟ اب یہاں پر کچھ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اعتراضات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کو کروانا ہے، بعض لوگ تو اس کو 60 دن بھی تشریح کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا تو پھر الیکشن کمیشن کو گھر چلے جانا چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گھر بھیجنے کے لیے عمران خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں۔ خان صاحب نے ایک ریفرنس تحریک انصاف نے فائل کر دی ہے، اور اس ریفرنس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ان کی بائسنس بتائی گئی ہے، استعفوں کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، اس کے اندر انتخابات کے اندر جو فیصلے آئے، جو رولنگز آئیں، جس قسم کا رول رہا سینٹ کے انتخابات، مطلب ملٹیپل قسم کے اعتراضات جو عمران خان صاحب عمومی طور پہ اٹھاتے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مگر اس ریفرنس کو ایک ڈیسپریشن بھی سمجھا جا رہا ہے، ایک پریمپٹیو سٹرائک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں، اور اس کا فیصلہ محفوظ ہے، یہ فیصلہ کبھی بھی سنایا جا سکتا ہے، اور امکان یہی ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت نااہل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کو آؤٹ کرنے کے لیے پوری گیم سجائی گئی ہے۔ اب ایک طرف یہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ ہونا، اور دوسری طرف یہ ریفرنس کا الیکشن کمیشن میں جانا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی ایک کو گھر جانا ہے، یا عمران خان صاحب کو آؤٹ ہونا ہے یا سکندر سلطان راجہ صاحب کو آؤٹ ہونا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون آؤٹ ہوتا ہے۔ مگر میں واپس آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف، لوکل گورنمنٹ کی طرف۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے آمرانہ ادوار گزرے ہیں، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور ہے، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کا دور ہے، ان تمام ادوار میں تمام تر خرافات کے باوجود
जो सबसे बेहतरीन काम हुआ वो बुनियादी हुकूमतों का क़याम था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। हमने अयूब खान साहब के दौर में बीडी सिस्टम देखा, ज़ियाउल हक साहब के दौर में देखा, फिर लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ का था वो एक आइडियल क्लासिक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था। ऑल दो कि तमाम डिक्टेटर्स ने इन लोकल गवर्नमेंट के इदारों को पार्लियामेंट का मुतबादिल बना के पेश करने की कोशिश की, और कुछ लोग इस पे ये भी इतराज़ात उठाते हैं कि इन अदवार के अंदर जो पार्लियामेंट का काम था वो मुकामी हुकूमतों से लिया गया, और जो पार्लियामेंट थी वो एक डमी पार्लियामेंट थी। स्पेशली परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर ये बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन कुछ लोग परवेज़ मुशर्रफ के दौर की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप कराची को देखें तो नेमतुल्लाह खान का दौर कराची की तरक्की के लिए एक आइडियल दौर था। मुस्तफ़ा कमाल तमाम तर बदमाशी और गुंडागर्दी के बावजूद एक आइडियल दौर था कराची के अंदर, डेवलपमेंट के हवाले से फंड्स अवेलेबल थे। मगर आज यहाँ पर किस किस्म का बलदियाती निज़ाम कराची के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई? एक ऐसा बलदियाती निज़ाम जिसके अंदर कचरा उठाने का कोई सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं, नाले उबल रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का कोई हाल अवेलेबल नहीं है, सेहत के बुनियादी मराकज़ जो हैं वो तबाह हाल हैं, तालीमी इदारों की कोई सूरत हाल नहीं है। ऐसे बदहाल कराची के अंदर वो सिंध हुकूमत जो इंटीरियर सिंध से वोट लेकर आती है, जिसको ये लगता है कि उसे कराची के मैंडेट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और वो कराची को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और हमने ये देखा है कि ऑल दो कि कराची से अभी चंद दिन पहले अब्दुल हकीम बलोच साहब को एक मैंडेट भी मिला है, जो कि कराची में पीपल्स पार्टी के लिए एक होप भी है कि वो अगर कोशिश करें तो वो भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब जैसे लोग भी लाए गए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पे, जो कराची आइड है। और लेकिन इस सब के बावजूद हम ये देखते हैं कि कभी भी मकामी हुकूमत के क़याम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब हमें कहानियाँ पूरी दुनिया की सुनाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली हमें मुकामी हुकूमतों का क़याम ये उस स्पिरिट के साथ दिखाई नहीं दिया जिस स्पिरिट के साथ ये होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई सर्वाइवल हो सकता है या लोगों की उम्मीद बन सकती है तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। लेकिन अगर इस किस्म का इलेक्शन कमीशन रहा, इस किस्म का फ्यूडल माइंडसेट रहा और इख्तियारात पर कब्ज़ा करने की अप्रोच रही, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो मकामी हुकूमतों का क़याम है वो एक ख्वाब ही रहेगा। और इमरान खान साहब तो अब वो ये कहते हैं कि वो ऐसी हुकूमत को कबूल ही नहीं करेंगे जो इत्तेहादी का हुकूमत हो, जो कमज़ोर हुकूमत हो। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो हुकूमतें हैं उन पर माफियाज का कब्जा है, चाहे वो शुगर का है, चाहे तेल का है, चाहे बिल्डर्स का माफिया है, लेकिन एक माफिया पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जो मकामी हुकूमतों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।